गांव के अंदर अंदर में देते हैं सर, जो गांव में मैप मैप में ढूंढो तो गांव मिलता ही नहीं है मैम। तब मैं पिछले बार बहुत परेशान हुई थी, जब जो गांव मेरे को मिला था सेंटर, बहुत परेशान हो गए लोग। क्लास रिकॉर्डिंग मोड पे चली गई है। ठीक है, हम जी क्लास को आगे बढ़ाते हैं। जी आप मैम। सभी को नमस्कार। और 90 मिनट्स तक हम आज क्लास करने वाले हैं। 90 मिनट्स में हम जानने वाले हैं कि की ट्रिक्स जो कवर्ड कर रहे हैं हम, वो की ट्रिक्स क्या है ऑल सब्जेक्ट का। और ये पार्ट 1 है। ठीक है, ये पार्ट 1 है। पार्ट 2 मैं जल्दी लूंगी, मे बी फ्राइडे को मैं पार्ट 2 लूंगी। पार्ट 1 में ये है कि सिर्फ मैं आइडिया आइडिया बताने वाली हूँ कि किस आइडिया से आपको क्या क्या पढ़ना है। पार्ट 2 में मैं बताने वाली हूँ एग्जैक्टली उस टॉपिक पे, सीडीपी पे क्या पढ़ना है। और लास्ट क्लास में चीटिंग का जो फर्रे है ना, लास्ट क्लास में जो करते हैं, वो करवाने वाली थी मैं, बट थोड़ा सा होल्ड करूंगी उसके लिए क्योंकि एग्जाम की डेट बढ़ गई है। तो थोड़ा सा हम होल्ड लेके उसको चलेंगे। तो हम चलिए आगे बढ़ते हैं। आज हम पढ़ने वाले हैं सबसे पहले 90 मिनट क्लास लिखा हुआ है, जिसमें हम पढ़ेंगे टीटेट का स्ट्रेटेजी क्या है, सीडीपी पढ़ेंगे, थोड़ा ट्रिक देखेंगे, लैंग्वेज पढ़ेंगे, साथ ही मैथ्स भी देखेंगे, ईवीएस देखेंगे, साइंस देखेंगे, सोशल साइंस देखेंगे। और ऑप्शन एलिमिनेशन, मैं आपको ऑप्शन एलिमिनेशन कैसे होता है वो बताने वाली हूँ कि आपको क्या क्या एलिमिनेट करना है, क्या दिया है तो करना है और क्या नहीं दिया है तो बिल्कुल चूज नहीं करना है। नेक्स्ट हम देखेंगे सुपर ट्रिक्स जो लास्ट में है। तो ये आज हमारा सिलेबस रहेगा, आज हमारी जो क्लास चलने वाली है उसका ये सिलेबस रहेगा। फर्स्टली हम देखेंगे सीडीपी, जिसका फुल फॉर्म है चाइल्ड डेवलपमेंट पेडागोजी। अब आप देख रहे होंगे जहां विकल्पों में क्या क्या लिखा हो, पनिशमेंट, क्या लिखा हो, पनिशमेंट, या उससे सिद्ध हो रहा हो कि पनिशमेंट मिल रही है, कंपैरिजन हो रहा हो, लेबलिंग हो रहा हो, किसमें, सीडीपी में ना, सीडीपी में, चाइल्ड डेवलपमेंट पेडागोजी में, पनिशमेंट, कंपैरिजन, लेबलिंग, रोट लर्निंग हो, जिस ऑप्शन में ये सारी चीजें दे रही हो उसको नहीं नहीं चूज करना है हमको। हमको चूज क्या करना है, ये 5 चीजें अगर दिखाई देंगी ऑप्शन में तो आपको चूज करना है, वही ऑप्शन होगा। इंडिविजुअल डिफरेंसेस, सुनाई दे रहा है ना मेरा आवाज? चलिए ठीक है। काफी इंग्लिश की क्लासेस हो गई हैं तो मैं चाह रही हूँ कि कोई भी इन ऑप्शंस को पढ़े। कोई भी, आपका माइक ओपन है, आज हम कम लोग जुड़े हैं, कोई भी इन ऑप्शंस को पढ़े। क्या क्या चूज करना है हमें। रीडिंग लेनी है बस। बबीता मैम आप ट्राई करेंगी? हाँ जी बोलिए। मैम। नमस्ते मैम। दूसरी, नमस्ते, बताइए। हाँ, दूसरी तरफ हमको इंडिविजुअल डिफरेंसेस, कंस्ट्रक्टिविज्म, इंक्लूसिव एजुकेशन, एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग और चाइल्ड सेंटर्ड लर्निंग। ठीक है, हमको चूज नहीं करनी है ये 4 चीजें अगर ऑप्शन में दिए हैं, और हमको चूज करनी है ये 5 चीजें। ठीक है, सीडीपी के बारे में हम पढ़ चुके हैं। तो जनरली पेडागोजी हमेशा ना पॉजिटिव वर्जन में जाता है। ठीक है, तो हम पॉजिटिव वर्जन का जो ऑप्शन होगा उसको चूज करेंगे, नेगेटिव को कभी भी चूज नहीं करेंगे। और जब हम गोला लगाते हैं ओएमआर शीट पे तो ध्यान देंगे कि हमारा गोला सही जगह पे लगे। कभी नहीं को मिस कर देते हैं, हम नॉट को मिस कर देते हैं, उसके बाद ऑप्शन में गोला लगा के चले आते हैं। तो ऐसा नहीं करना है हमको, पेडागोजी में हमेशा पॉजिटिव व्यू को ही देखना है। अब देखेंगे सीडीपी का टॉपिक कहाँ कहाँ से मिलेगा। अब ये जो पहला है उसको पढ़ेंगे, क्या क्या लिखा है वो, सीडीपी टॉपिक्स, उसके नीचे पहला जो दिख रहा है वो क्या लिखा है? पियाजे। मेरे को तो पियाजेट दिख रहा है। लेकिन पियाजे पढ़ते हैं उसको, स्पेलिंग भले वैसी है। हाँ जी बिल्कुल, पियाजे ही पढ़ते हैं इसको। मान लीजिए हिंदी में पियाजे लिखा है और स्पेलिंग मैच करने बोलेगा तो हम कैसे पियाजे को पियाजेट पढ़ेंगे? तो स्पेलिंग पर भी कई बार ध्यान देंगे। इस बार पैटर्न इतना
बुरा आने वाला है, मतलब मैं आपको डरा नहीं रही हूँ, बट पैटर्न बदलने के चांसेस भी हैं, है ना। तो सीडीपी में टॉपिक्स कहाँ कहाँ से आएंगे? पियाजे से आएंगे, वायोत्स्की जो है उससे आएंगे, कोहेलबर्ग से आएंगे, स्किनर का आएगा, नेक्स्ट पढ़ते जाइए, किसका किसका आएगा, थ्रोन्डिक से आएगा, इंटेलिजेंस आएगा, मोटिवेशन आएगा, लर्निंग डिसेबिलिटीज आएंगी, इंक्लूसिव एजुकेशन आएगा, असेसमेंट आएगा, इंडिविजुअल डिफरेंसेस आएंगे। सीडीपी में ये इंपॉर्टेंट पार्ट है जिनके क्वेश्चन आएंगे ही, देखिएगा आप, आएंगे ही। पियाजे तो पक्का पूछेगा। अच्छा, कोहेलबर्ग का सिद्धांत किसी को याद है? कोहेलबर्ग का सिद्धांत क्या है? मैम नैतिक विकास का सिद्धांत। नैतिक विकास का सिद्धांत। नैतिक और कोहलर का सिद्धांत क्या है? देखिए, कोहलर का सिद्धांत क्या है? सामाजिक सिद्धांत। और दोनों ने कौन कौन से जानवरों पर प्रयोग किए हैं? कोहेलबर्ग ने किस किस जानवर पर प्रयोग किया है? बिल्ली। नहीं, बिल्ली पे तो नीचे किया है ना, एडवर्ड थॉर्नडाइक ने। बिल्ली पर थॉर्नडाइक ने किया था। हाँ चूहा और कबूतर। हाँ, देखिए हम इसी प्रकार से कंफ्यूज होते हैं। कोहेलबर्ग ने किस पर किया है? दिल्ली पर। सॉरी बताइए किस पर किया है कोहेलबर्ग ने? चिंपैंजी पर। चिंपैंजी पर। सही है, चिंपैंजी। मैम कोहलबर्ग ने हैस का सिद्धांत दिया है। मैम देखिए अलग कोहलबर्ग ने अलग हिंज के ओपिनियन डायलेमा। निकल के चले आ रहे हैं। मैम हिंज पे किया था, हिंज के डायलेमा। अच्छा कोहलबर्ग ठीक का है। नैतिकता का लॉरेंस सिद्धांत है। कोहेलबर्ग जो दुविधा। थे वो नैतिक विकास का सिद्धांत उन्होंने दिया है, ठीक है। हिंज की ये दुविधा जो पर। अध्ययन है हिंज नामक व्यक्ति पर आधारित है, ठीक है। पर विकास की जड़ तर्कण नैतिक दुविधा को मानते थे, ठीक है। इनके अध्ययन में 10 से 16 वर्ष के बालकों पर आधारित, 10 से 16 वर्ष के बच्चों पर है ना इनका अध्ययन। नैतिक विकास की 3 अवस्थाओं का इन्होंने उल्लेख किया था, जिसमें पहला उल्लेख था पूर्व रूढ़िवादी, जी पूर्व रूढ़िवादी। बताइए, कोई बोल रहा था ना। दूसरा रूढ़िगत स्तर जो परंपरागत होगी। तीसरा उत्तर रूढ़िवादी नैतिकता, ठीक है। अब इसी तरह जब कोहलबर्ग का हम पढ़ लिए हैं तो कोहलर का सिद्धांत क्या है? देखिए नाम बिल्कुल एक जैसे हैं, बहुत गड़बड़ाता हूँ इसी में। कोहलर का सिद्धांत किसने दिया था? चलो कोहलर का सिद्धांत तो कोहलर ने दिया होगा, लेकिन किस पर आधारित था? कोहलर जो था वो चिंपैंजी पे किया था, और अंतर्दृष्टि सिद्धांत है वो, ठीक है। अब समझ में आओ, कोहेलबर्ग का सिद्धांत किस पर था? हिंज पर, हिंज नामक व्यक्ति पर। और कोहलर का सिद्धांत क्या था? अंतर्दृष्टि पर। अंतर्दृष्टि, जिसमें अधिगम और सिद्धांत का विशेषता था, लर्निंग एंड कैरेक्टरिस्टिक था, ठीक है। और चिंपैंजी पर किया था, और चिंपैंजी का नाम भी पूछता है कई बार, उस चिंपैंजी का नाम क्या था? सुल्तान। सुल्तान। हाँ, वेरी गुड वेरी गुड, सुल्तान, सुल्तान, वेरी गुड। देखिए परिभाषा इसका याद रखने का ना एक बहुत बढ़िया ट्रिक है। गुड़ खाने से क्या होता है? सूझ आती है ना। तो परीक्षा में गुड़ को याद रखना है, गुड़, गुड़ खाने वाला गुड़, वैसे भी शक्कर महंगा है तो गुड़, ठीक है। तो इस सिद्धांत में सूझ वातरित स्थिति का आकस्मिक और तत्कालीन ज्ञान है, ठीक है। सूझ और वास्तविक स्थिति का, ठीक। स्किनर का सिद्धांत क्या था? मैम एक बार फिर से रिपीट करिए ना। क्रिया प्रसूत का सिद्धांत। क्रियात्मक अनुबंध का सिद्धांत। मैं फिर से रिपीट करूं, कोहलर का सिद्धांत? जी मैम करिए ना। ओके ठीक है।
तो कोहलर का जो सिद्धांत था वो, उसको याद करने की ट्रिक रिपीट करनी है मुझे जी जी। तो इसमें क्या है ना, चिंपैंजी को क्या आया था, सूझ सूझ अचानक आती है, सोच अचानक आती है, ठीक है। इनसाइट अकॉर्ड सडनली कहते हैं उसको। तो परिभाषा याद रखने के लिए एक अच्छी ट्रिक है, वो गूगल पे दिया भी गया है। सूझ वास्तविक स्थिति का आकस्मिक और तत्कालिक ज्ञान है, और इसके लिए आप गुड़ को याद कर सकते हैं। गुड़, गुड़ खाने से सूझ आती है, कहते हैं ना हमेशा गुड़ खाने से सूझ आती है ना। जी तो इस प्रकार से अब अगर प्रश्न आता है कि कोहलर किससे संबंधित थे, तो आप कहेंगे कोहलर अधिगम के सिद्धांत से संबंधित थे, जो कि संज्ञानात्मक है ना, स्वसंज्ञानात्मक नहीं, संज्ञानात्मक है, जी ठीक। चलिए नेक्स्ट हम स्किनर के बारे में देख रहे थे। अब बताइए स्किनर का सिद्धांत क्या है? क्रियात्मक सिद्धांत है मैम। मैम पुनर्बलन का महत्व व्यवहार में परिवर्तन, पुरस्कार एवं दंड से। हाँ, किस पुनर्बल। पर किया गया था ये प्रयोग? किस जानवर पे किया गया था? आप स्किनर जानवर को याद चूहा और रखोगे ना तो कबूतर याद पर। कर लें। हाँ बिल्कुल, बहुत चूहा और सही सर। कबूतर। हाँ बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो स्किनर ने क्या किया था, चूहे और कबूतर पे इसका प्रयोग। अगर आप जानवर को याद करेंगे ना तो बहुत आसानी से इसका, इन सिद्धांतों को याद कर सकते हैं आप, ठीक है। और स्किनर का पूरा नाम बीएफ स्किनर है ना, सिर्फ स्किनर बोलने से नहीं बनेगा। कई बार अगर बीएफ आ गया फिर आप क्या करेंगे, तो कुछ भी चीज यदि आप याद करते हैं तो उसका पूरा नाम भी, उनका पूरा नाम भी एक बार जरूर देखें, ठीक है। स्किनर के सिद्धांत में क्या है, क्रिया प्रसूत अनुबंध सिद्धांत कहते हैं उसको, ठीक है। उसका सिद्धांत बोलता है सक्रिय अनुबंध सिद्धांत है, ठीक है। और उसके प्रतिपादक जो है बुरहर्ट फ्रेडरिक स्किनर है, बीएफ स्किनर, ठीक है। वो अमेरिका के रहने वाले थे। प्रथम चरण में उन्होंने चूहे पर किया था, द्वितीय चरण में उन्होंने कबूतर पर किया था, ठीक है। इस सिद्धांत के अलग अलग नाम भी हैं। अब देखिए इस सिद्धांत के अलग अलग नाम भी हैं। नैमित्तिक अनुबंध सिद्धांत, संभावित पुनर्वलन का सिद्धांत, क्रिया प्रसूत अनुबंध का सिद्धांत। स्किनर का ना एक बार आप लोग स्टडी करिएगा, ठीक है। और उसमें क्या बताया गया है कि वह व्यवहार जिसमें उद्दीपन की जानकारी नहीं होती क्रिया प्रसूत व्यवहार कहलाता है, उद्दीपन की जानकारी नहीं होती। इस मैम सिद्धांत में निरंतरता का सिद्धांत भी स्किनर ने दिया था ना? निरंतरता का सिद्धांत मुझे देखना पड़ेगा इसको, ठीक है। मैं अभी रिकॉल नहीं कर पा रही हूँ, मैं देख के बताऊंगी। और स्किनर के सिद्धांत के अनुरूप इस सिद्धांत में अनुक्रिया तथा उसके बाद मिलने वाले परिणाम को महत्व मिलता है। तो ये रहा स्किनर का सिद्धांत। थ्रोनडाइक और थ्रोनडिक जो भी है, इसका प्रोनाउंसिएशन करेक्शन, इसने किस पर किया था प्रयोग? बिल्ली पर इसने जैसे बिल्ली पर भूखी किया था। बिल्ली पर। प्रयत्न एवं हाँ, भूल का भूखी बिल्ली पर सिद्धांत। किया। भूखी बिल्ली पर हाँ। किया। हाँ देखिए, प्रयास बिल्ली एवं वाला त्रुटि सबको का। याद है। तो हम एक टेबल बनाएंगे नेक्स्ट वाली पार्ट 2 में जो है ना। हम पार्ट 2 में एक टेबल बनाएंगे, और टेबल बनाने के बाद ये जानवरों के नाम के हिसाब से हम चेंज करेंगे और क्रॉस करके देखेंगे, ठीक है। इस प्रकार से अगर हम पढ़ेंगे तो ठीक हो जाएगा नेक्स्ट क्लास में। अभी मैं गो थ्रू कर रही हूँ, मूव फॉरवर्ड ले रही हूँ। तो अब आगे हम देखेंगे इंटेलिजेंस। अब इंटेलिजेंस पे ध्यान देना है, मोटिवेशन पे ध्यान देना है सीडीपी में, लर्निंग डिसेबिलिटीज पर भी ध्यान देना है, मतलब समावेशी शिक्षा को मिक्स करके चलना है, इंक्लूसिव एजुकेशन पर भी ध्यान देना है, फिर असेसमेंट पे ध्यान देना है आपको, इंडिविजुअल डिफरेंसेस जो आते हैं उस पर भी आपको ध्यान देने की आवश्यकता है। अब नेक्स्ट हम आगे बढ़ेंगे, मैं सिर्फ बेस लाइन दे रही हूँ पार्ट 1 में। अब इसका खास कुछ ट्रिक है वो मैं आपको बता रही हूँ। देखिए वायुकी जो है वो सोशल और स्कैफोल्डिंग है, प्लस जीपीडी भी है। जेड जी, मतलब जेड को हम जी भी बोलते हैं, तो जेड पीडी जो बोल रहे हैं, जीपीडी जिसको बोलते हैं, ठीक है। तो इसको आप शॉर्टकट में ऐसे याद कर सकते हैं,
जो पियाजे है कॉग्निटिव डेवलपमेंट प्लस स्टेजेस है, उसमें डेवलपमेंट के स्टेजेस हैं। कोहिलबर्ग मोरल डेवलपमेंट में है, ठीक है, मोरल डेवलपमेंट करता है। ऐसे स्किनर भी क्या क्या करता है, स्किनर का सिद्धांत क्या बताया उन्होंने, रीइंफोर्समेंट करता है, ठीक है, इन्फोर्स करता है ना, इन्फोर्स करता है, री-इन्फोर्समेंट। तो इस प्रकार, हाँ पुनर्बलन, तो इसके हिसाब से आप याद कर सकते हैं। LSRW बहुत ज्यादा बताने की जरूरत नहीं है, ये अप्रोच है और इस अप्रोच के बारे में हम कई बार पढ़ चुके हैं। थोड़ा जूम कर लेंगे इसको, लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग एंड राइटिंग, पर राइटिंग भी अभी साथ साथ चल रहा है। अच्छा, लैंग्वेज में सही अप्रोच के बारे में यदि पूछता है तो आप देखिए क्या नहीं देखना है हमको ज्यादा, ग्रामर रूल पहले नहीं देखना है, केवल ट्रांसलेशन भी पहले नहीं देखना है, नहीं देखना है ना, पहले हमें क्या नहीं देखना है, ग्रामर रूल्स नहीं देखना है, केवल ट्रांसलेशन भी नहीं देखना है, केवल मेमोराइजेशन भी नहीं देखना है। तो देखना क्या है ऑप्शन में, हमें देखना क्या क्या देखना है, कम्युनिकेशन देखना है, LSRW में ना, LSRW में, ठीक है। उसके बाद मीनिंगफुल कंटेक्स्ट देखना है। नेक्स्ट, लर्नर का जो पार्टिसिपेशन है वो देखना है। नेक्स्ट क्या देखना है, एरर को लर्निंग प्रोसेस का हिस्सा मानना है, ठीक है। हम एरर पढ़ चुके हैं, मिस्टेक पढ़ चुके हैं, तो एरर एक लर्निंग प्रोसेस का एक हिस्सा है, बहुत इसमें स्ट्रेस्ड होने की जरूरत नहीं है। LS लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग और राइटिंग में हमें ये सारी चीजें देखनी है। और क्या नहीं देखना है वो देखो, ग्रामर पोर्शन नहीं देखना है ज्यादा, ट्रांसलेशन जब क्वेश्चन आएगा तब, है ना। अब एरर का ट्रिक क्या है, एरर इज नॉट इक्वल टू फेलियर, मैं इसको पढ़ा चुकी हूँ, बस स्पीड में जाती हूँ मैं, ठीक है। एरर इज नॉट इक्वल टू फेलियर, ठीक है। बच्चे की लैंग्वेज एरर को देखकर डांटना नहीं है, तुरंत सही आंसर बताना नहीं है, एरर का कारण समझना है और उचित फीडबैक देना है। इस प्रकार के यदि प्रश्न आते हैं, मैं प्रश्न बना के बताऊंगी, अभी मैं नीचे काफी कुछ प्रश्न मैंने रेडी करके रखा है, वो भी आप करेंगे अभी। तो नेक्स्ट हम देखते हैं अनसीन पैसेज का ट्रिक है। मुझे लगता है कि बढ़िया अच्छी क्लास हो गई है अनसीन पैसेज की, शुभ सर ने ले ली है, तो शॉर्ट ट्रिक बता रही हूँ। क्वेश्चन को पढ़ें, 3 मिनट का टाइम देना है, पूरा 3 मिनट, मैं 5 मिनट नहीं बोल रही हूँ, सिर्फ 3 मिनट देना है, और 3 मिनट भी पूरा, 3 मिनट बहुत होते हैं, ठीक है। एक पैसेज को पढ़ने के लिए 3 मिनट बहुत होते हैं। क्वेश्चन पढ़ें, कीवर्ड्स खोजें, कीवर्ड्स मतलब जहां रिपीटेशन आ रही है 2-3 बार, ठीक है। हम टीचर्स हैं, हमको पता है कि कीवर्ड्स क्या हो सकते हैं। पूरा पैसेज एक बार और देखें, एविडेंस देखें, प्रमाण देखें, है ना, प्रमाण देखें, फिर इसको आंसर तक जाएं। ये एनसीन पैसेज हल करने का ट्रिक है, और ये अच्छे से पढ़ा चुके हैं इसलिए मैं नहीं बता रही हूँ इसको। अब मैथमेटिक ट्रिक देखिए, मैथमेटिक में थोड़ा सा सेंटेंस मैंने हार्ड लिखा है। मैथ्स में फॉर्मूला नहीं, कॉन्सेप्ट को पकड़ना है। पहले हम अपने स्कूलों में देखते थे कि फॉर्मूला ही याद करके जाना है, लाभ हानि का फॉर्मूला याद करेंगे तभी बनेगा, या क्षेत्रफल का फॉर्मूला याद करेंगे, दूरी का फॉर्मूला याद करेंगे तो ही बनेगा। परंतु यहाँ पर क्या है, कंसेप्ट पकड़ना है आपको। आपने एक बार कंसेप्ट पकड़ लिया, फॉर्मूला अपने आप बन जाता है, ठीक है। नेक्स्ट, अब सबसे इंपॉर्टेंट बात पढ़िए क्या लिखा है, पढ़िए, कोई भी पढ़िए। कंक्रीट मैम, आप अभी आपने मैथ्स के बारे में बताया तो मुझे एक बात याद आया, मैं आपसे बोलना चाहूंगी। मतलब मैंने बहुत सारे प्रैक्टिस सेट हल किए हैं मैथ्स का, तो अभी आप जो बोले ना वो कि कॉन्सेप्ट पकड़ो, तो बिल्कुल जब तक हम कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं कर पाएंगे फॉर्मूला लगा ही नहीं सकते, डायरेक्ट फॉर्मूला से कॉन्सेप्ट में जा ही नहीं सकते।
कॉन्सेप्ट क्लियर रहेगा तभी फॉर्मूला लगा पाएंगे, क्योंकि आप लोगों ने अभी पूरे पूरे हमारे जब से पढ़ा रहे हैं तब से जितने सारे कॉन्सेप्ट हमको क्लियर कराए हैं ना, तो क्वेश्चन डायरेक्ट फॉर्मूला में रखने के लिए नहीं देता है। वो जब तक बार बार हम रीड नहीं करेंगे हमको पता नहीं चलेगा कि हमको उसमें कौन सा फॉर्मूला यूज करना है। तो आप बहुत ही अच्छी बात अभी आपके द्वारा बताया गया। बहुत मैं इसको सोच के लिखी हूँ। मैथ्स में फॉर्मूला नहीं, कॉन्सेप्ट पकड़ना है अपने को। और सबसे पहले कंक्रीट मतलब ठोस, जिसको अमूर्त कह रहे हैं आप, ठीक है। फिर क्या है, पिक्चर मोड में जाना है अपने को। किसमें जाना है? पिक्चोरियल मोड में जाना है, ठीक है, चित्रात्मक जाना है। फिर अमूर्त पे जाना है। ठोस मतलब मूर्त, ठीक है। गणित में सूत्र नहीं, आप क्या करेंगे, अवधारणा पक्की करेंगे। और जैसे अवधारणा पक्की होगी आपके सभी सवाल बनने चालू हो जाएंगे, ठीक है। सबसे पहले वस्तु मतलब कि जब हम पेडागोजी की तरफ जाते हैं और ये प्रश्न देखते हैं, तो पहले ना हम बच्चों को गतिविधियों से समझाते हैं, फिर चित्रों के माध्यम से समझाते हैं। किन्हीं का माई कौन है? यमुना जी आपका। और अंत में संख्या व प्रतीकों के रूप में समझाते हैं, ठीक है। तो इसी प्रकार से मैथ्स को देखेंगे। जैसे एग्जाम्पल है ऑब्जेक्ट, पिक्चर और नंबर्स पे हम जाएंगे। मैथ का पेडागोजी कैसे याद रखेंगे? देखिए, मैथ्स मीनिंगफुल एक्टिविटी थ्रू हैंड्स ऑन। तो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ मीनिंगफुल एक्टिविटी थ्रू द हैंड्स ऑन? क्या मतलब होगा इसका? बताइए, क्या हो सकता है? आप गेस कर सकते हैं क्या हो सकता है इसका मतलब? सब शांत हो गया? इतनी सारी क्लास हो गई इंग्लिश की। चलिए मैं बताती हूँ। मीनिंगफुल एक्टिविटी थ्रू हैंड्स ऑन। हैंड्स ऑन का मतलब है हाथ से करके सीखना, ठीक है। हाथों से करके सीखने के माध्यम से सार्थक गतिविधि करना, मीनिंगफुल गतिविधि करना, ये है मैथ्स की पेडागोजी का असली मतलब। मीनिंगफुल एक्टिविटी थ्रू हैंड्स ऑन, खुद करके देखना। जब तक अभ्यास नहीं करेंगे तब तक मैथ्स का कुछ भी नहीं बनने वाला है। इसको ट्रिक को लिख के रखेंगे कहीं पे, मैं पीपीटी डालूंगी वैसे, लेकिन आप लिख के रखेंगे कहीं पे कि मीनिंगफुल एक्टिविटी थ्रू हैंड्स ऑन, ठीक है। हैंड्स ऑन शब्द को याद रखेंगे। नेक्स्ट, अर्थात इसके आगे मैंने लिखा है क्या क्या हो सकता है इसमें। मैनिपुलेटिव, टीएलएम हो सकता है, रियल लाइफ एग्जांपल्स हो सकते हैं, प्रॉब्लम सॉल्विंग हो सकता है, और क्या हो सकता है, मल्टीपल स्ट्रैटेजीज हो सकती हैं। अब मैथ्स में एक ही स्ट्रैटेजी से आप नहीं बना सकते, अलग अलग स्ट्रैटेजीज से चीजें बना सकते हैं। तो मैनिपुलेटिव्स क्या होते हैं? मैनिपुलेटिव्स क्या होते हैं? कोई जानता है मैनिपुलेटिव्स? कोई भी नहीं, ठीक है। मैनिपुलेटिव्स का मतलब होता है ऐसी वास्तविक वस्तु या शिक्षण सामग्री जिन्हें बच्चे हाथ से छूकर, पकड़कर, व्यवस्थित करके गणित की अवधारणा को सीख सकते हैं। जैसे ब्लॉक्स हो गए, कार्ड्स हो गए, और हम बड़े बड़े प्रोटेक्टर देखते हैं, डिवाइडर देखते हैं। तो ये सब चीजें मैनिपुलेटिव्स के नाम से आते हैं, और जिसको हम बाद में टीएलएम भी कह रहे हैं। हालांकि हम प्रोटेक्टर को बनाते नहीं है, वो इनबिल्ट है, मिल जाता है, इसीलिए टीएलएम को अलग किया गया है। रियल लाइफ एग्जांपल को गणित से हम जोड़ते हैं, ये है पेडागोजी। अगर ऑप्शन में हो, देखिए गणित में देखिए क्या ऑप्शन में होगा तो हमको नहीं लगाना है। आप ऑप्शन में देखें क्या लिखा है। यदि ऑप्शन में केवल फॉर्मूला याद करवाना दिख रहा है, नहीं लगाना है। केवल एक ही मेथड दिख रहा है, उसको भी टिक नहीं लगाना है। गलत उत्तर पर पनिशमेंट की का भाव है जहां पर, उसको भी नहीं लगाना है टिक। लगाना क्या है, वर्सेस। देखिए बच्चों से रीजनिंग का प्रश्न पूछ रहा है, मल्टीपल मेथड के बारे में बात कर रहा है, एक्टिविटी टीएलएम के बारे में बात कर रहा है, और रियल लाइफ प्रॉब्लम जहां दिख रहा है। पेडागोजी में अगर रियल लाइफ प्रॉब्लम पर डिस्कशन है तो फॉर श्योर वही उत्तर होगा। और एक ही ऑप्शन में मल्टीपल मेथड बोल रहा हूं तो वही उत्तर होगा, ठीक है।
चलिए हम नेक्स्ट देखेंगे मैथ का शॉर्ट ट्रिक। अब इसको देखिएगा, फ्रैक्शन जानते हैं, सुने हैं फ्रैक्शन? फ्रैक्शन सुने हैं? भिन्न होते हैं मैडम। ओके, भिन्न की क्लास हो गई है? मैडम भिन्न। अच्छा, भिन्न की क्लास हो गई है? चलिए नहीं हो जाएगी अब हो जाएगी। फ्रैक्शन का क्या मतलब होता है? भिन्न। तो भिन्न को कैसे हम वो करते हैं? पार्ट ऑफ होल, मतलब एक चीज का कई विभाजन बोलते हैं ना, पूर्ण का भाग हिंदी में अगर मैं समझाना चाहूँ तो फ्रैक्शन मतलब होता है पूर्ण का भाग, पार्ट ऑफ होल। ज्योमेट्री पढ़ चुके हैं आप, जियोमेट्री जिसको कहते हैं। जियोमेट्री जानते हैं क्या है? दृश्यीकरण जिसको बोलते हैं, वशीकरण सुने है ना, वैसे इसका हिंदी होता है दृश्यीकरण, अर्थात आकृतियों को देखकर और कल्पना करके आपको समझना है, देखकर और कल्पना करके समझना है, विजुअलाइजेशन जिसको कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है मेजरमेंट। मेजरमेंट मतलब होता है मापन, और मापन किसका होगा? रियल ऑब्जेक्ट्स का होगा, वास्तविक वस्तुओं का मापन होगा। जैसे लंबाई के लिए स्केल, वजन के लिए तराजू आदि वास्तविक वस्तुओं का प्रयोग कर सकते हैं। डेटा हैंडलिंग, डेटा हैंडलिंग में क्या है? थोड़ा नया है ये डेटा हैंडलिंग। ठीक है, डेटा हैंडलिंग में क्या होगा? इंटरप्रिटेशन। तो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इंटरप्रिटेशन? व्याख्या। ठीक है, अर्थात डाटा हैंडलिंग में आप देखिए, मैम म्यूट, कोई है नहीं है, मैम आखिर म्यूट कर कुछ नहीं लीजिए, करत रहे लैपटॉप में। यमुना मैम म्यूट कर लीजिए, भगवती आप मैम काय को जाता का भी है। हर बार ऐसी होता है, अब ये तो पेन लधा हम पास के का काम है बता प्लीज तो। बीच में डिस्टर्ब हो जाते हैं। प्लीज मैं म्यूट नहीं कर पा रही हूँ, एक्चुअली क्लास रिकॉर्डिंग मोड से रहती है ना। मैं सभी को म्यूट कर देती हूँ मैं। मैम मेरा तो म्यूट था, मैं तो नहीं की हूँ म्यूट। चलिए म्यूट हो गए सभी। चलिए ठीक है, मैं कहाँ पर थी खुद भूल गई। चलिए ठीक है, कोई बात नहीं, काफी लोग जुड़े हैं। हाँ नेक्स्ट, अब हम देखेंगे, क्या देख रहे थे? डेटा हैंडलिंग देख रहे थे हम ना। ठीक, डेटा हैंडलिंग जिसको हम हिंदी में अगर मैं बोलूं तो कहते हैं, क्या कहते हैं? आंकड़ों का प्रबंधन, जिसमें हम कक्षा 3 की चैप्टर 1 में फंस गए थे। हमें लगा नाम ने क्या रखा है, हमें जोड़ घटाव करना है, परंतु वो आंकड़ों का प्रबंधन था। ठीक है, तो डेटा हैंडलिंग जो है, इंटरप्रिटेशन जिसको कह रहे हैं, वो है व्याख्या, अर्थात तालिका, चित्रलेख, ग्राफ देखकर आंकड़ों को समझना और निष्कर्ष निकालना। नेक्स्ट वन इज वर्ड प्रॉब्लम। वर्ड प्रॉब्लम क्या है? वर्ड प्रॉब्लम हम देखेंगे। देखिए, वर्ड प्रॉब्लम क्या होता है? जैसे मान लीजिए क्वेश्चन आता है, राधा के पास 5 आम है, ठीक है, उसकी माँ ने उसे 3 आम दिए, अब राधा के पास कितने आम हैं? जिसको हम इबारती प्रश्न कहते हैं, ये वर्ड प्रॉब्लम है। उसके बाद अंडरस्टैंडिंग है, फिर प्लान करना है, फिर सॉल्व करना है, लास्ट में चेक करना है। वर्ड प्रॉब्लम का क्वेश्चन, उसको अंडरस्टैंड करो, फिर उसको प्लान करें, उसके बाद सोल्यूशन ढूंढें, उसके बाद लास्ट में चेक करें। नेक्स्ट है हमारा ईवीएस, है ना। अब ईवीएस आप देखें, जिसको हम आजकल समझ रहे हैं बच्चों के आसपास की दुनिया, हमारे आसपास की दुनिया, बहुत ज्यादा नहीं है ईवीएस में, जिसमें है होम, फिर होम से स्कूल, स्कूल से नेबरहुड, उसके बाद कम्युनिटी, उसके बाद एनवायरमेंट। ठीक है, तो इस प्रकार से इसको समझेंगे। ईवीएस में सही आंसर क्या होंगे? देखिए किन किन ऑप्शन, देखिए ईवीएस में बहुत, क्योंकि हमारे आसपास के वातावरण का है ना प्रश्न, तो सबसे पहले जो सही आंसर आएगा ऑप्शन में, तो देखिए किस प्रकार से आएगा। ऑब्जर्वेशन होना चाहिए,
डिस्कशन होना चाहिए, एक्सप्लोरेशन होना चाहिए, फील्ड विजिट होना चाहिए, लोकल एनवायरनमेंट होना चाहिए और चिल्ड्रंस एक्सपीरियंस होना चाहिए। ठीक है, उसके बाद अवॉइड क्या करना है हमको, केवल टेक्स्ट बुक को हमको अवॉइड करना है, केवल डेफिनेशंस को अवॉइड करना है और सिर्फ यदि मेमोराइजेशन होगा तो हमको अवॉइड करना है। ईवीएस का मास्टर फॉर्मूला क्या है, ऑब्जर्व, आस्क, एक्सप्लोर, डिस्कस एंड कंक्लूड। ये मास्टर फॉर्मूला जो है वो आपको देखना है, इसमें ऑब्जर्वेशन है, फिर आस्क पूछना है, एक्सप्लोर करना है। डोरा द एक्सप्लोरर सुना है, कार्टून एक आता था डोरा। देखिए इतना अच्छा अच्छा, देखिए मैं कार्टून से एक चीज बहुत अच्छी याद आ गई मेरे को। जैसे डोरा द एक्सप्लोरर है, हम बहुत मजा लेके देखते हैं, बच्चे लोग देखते हैं और बार बार रिपीट करती है और बहुत व्यंग भी करते हैं। पर डोरा पर्यावरण में इतने अच्छे से घूमी हुई है, इतनी अच्छी अच्छी चीज एक्सप्लोर करती है वो। कभी उस कार्टून को आज निकालिए, बच्चों के साथ बैठ के देखिए, बहुत अच्छा है। और उसी प्रकार से डोरेमोन सुना है, तो जो डोरेमोन है ना वो हम है। ठीक है, शिक्षक एक डोरेमोन है और हमारे पास एक थैली है जिसपे बहुत सारे ऐसे ऐसे गैजेट्स हैं नवाचार के, जिससे हम बच्चों को बांटते हैं और उनकी प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं। इवन समाज की प्रॉब्लम को भी शिक्षक दूर करता है, तो अपने आप को हम डोरेमोन ही समझे। और इस प्रकार से अगर आप सोचेंगे और कार्य करेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा, क्योंकि हम नए नए गैजेट बनाते हैं। आपको क्या लगता है उस बैग में जहां से वो निकालता है गैजेट, वो ऑलरेडी वहां बने हुए होते हैं? नहीं, वो वहां बने नहीं होते हैं। वो पहले प्रॉब्लम सुनता है, फिर उसके बाद उसी के हिसाब से गैजेट बनाता है और फिर निकालता है। तो कार्टून के पीछे भी बहुत सारे लॉजिक होते हैं, तो बच्चों के साथ कार्टून देखें भी और सीखें भी, बहुत कुछ सीखने को मिलता है। तो इसी में ऑब्जर्वेशन, आस्क, एक्सप्लोरेशन, डिस्कशन आपस में, फिर लास्ट में कंक्लूजन, स्टेप पर जाएंगे। नेक्स्ट, साइंस का ट्रिक। देखिए साइंस में कैसा है, साइंस पेडागोजी क्या बोलती है, आई एम अ डोरेमोन। जी सिन्हा जी, सब डोरेमोन है। साइंस बोलती है व्हाई, हाउ, एविडेंस। साइंस कभी भी माइथ पर बिलीव नहीं करती है, साइंस को प्रयोग चाहिए। क्वेश्चन में अगर ये पूछा जाए ऐसा क्यों हुआ, तो टीचर को सीधे आंसर नहीं देना है। ठीक है, ये पेडागोजी समझा रही हूँ मैं आपको। ठीक, साइंस में व्हाई प्लस हाउ प्लस एविडेंस पर काम करेंगे, और क्वेश्चन में अगर पूछा गया कि ऐसा क्यों हुआ है, तो टीचर को सीधे आंसर नहीं देना है। ये सब हम जानते हैं। बच्चे को एक्सपेरिमेंट, ऑब्जर्वेशन से ही आंसर तक पहुंचना चाहिए, और हम क्या करते हैं, परोस देते हैं फट से, तो सोल्यूशन मिल जाता है। अब याद क्या रखना है, देखिए ये आपको रीड करना है। मैंने आपको रीड करने के लिए बोला, अब रीड करिए इसको। क्या याद करना है आपको, चलिए रीड करिए कोई भी। साइंस में याद क्या करना है, हाइपोथेसिस। हाइपोथेसिस क्या है, हाइपोथेसिस क्या होता है, हाइपोथेसिस। देखिए हाइपोथेसिस वर्ड इतना बड़ा लगा है, सब शौक में है, क्या होगा पता नहीं। अच्छा म्यूट है, सॉरी सॉरी सॉरी। हाइपोथेसिस, हाँ परिकल्पना, सॉरी। हाइपोथेसिस क्या होता है, परिकल्पना। किसी समस्या या प्रश्न के संभावित उत्तर के रूप में पहले से बनाई गई धारणा, जबकि उसको बाद में जांच कर सही या गलत किया जा सकता है, परंतु हमारी परिकल्पना ये हो गई है कि ऐसा ही होगा। अच्छा, बच्चे हमेशा सोचते हैं कि यदि पौधे को अधिक पानी देंगे तो वो तेजी से बढ़ेगा। सोचते हैं कि नहीं, सोचते हैं। अच्छा मैं अनम्यूट करती हूँ, मैं डिस्कशन करना चाह रही हूँ, एक मिनट। हाँ, बच्चे हमेशा सोचते हैं कि जितना ज्यादा पानी देंगे उतना ज्यादा पौधा अच्छे से होगा। सोचते हैं कि नहीं, परंतु ऐसा है क्या,
ऐसा है? नहीं। हम जितना ज्यादा पानी देंगे, अब हम जाने कैसे इस चीज को, कि हमने देखा कि पानी देख के प्रैक्टिकल कर करके देखा कि हम ज्यादा पानी जब डाल रहे हैं तो क्या हो रहा है, पौधे मर रहे हैं, सड़ रहे हैं, मर जाते हैं। तो करके देखना साइंस बोलती है, करके देखना। नेक्स्ट क्या है? एक्सपेरिमेंट करके देखा हमने, है ना। परिकल्पना को किससे दूर किया गया? एक्सपेरिमेंट से दूर किया गया, प्रयोग ठीक है? करके। प्रयोग करके दूर किया गया। अब उसके बाद क्या किया गया? ऑब्जर्वेशन ऑब्जर्वेशन किया गया। ऑब्जर्वेशन क्या किया गया? ऑब्जर्व किया गया। हम किसी को भी देख के ऑब्जर्व करते हैं, उसके बाद हम कंक्लूजन तक निकले। तो जब भी आप इसके बारे में सोचेंगे, साइंस के बारे में, तो ये पौधे और पानी वाला एग्जाम्पल जरूर याद करें कि किस प्रकार से हमने जाना कि पौधे को ज्यादा पानी देने से पौधे सड़ जाते हैं। और साइंस में इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है, फूड है, मटेरियल्स है, लिविंग वर्ल्ड है, एंड ह्यूमन बॉडी है, फोर्स एंड मोशन है, इलेक्ट्रिसिटी है, लाइट है, एनवायरमेंट है, साइंस पेडागोजी है। तो साइंस में इतने सारे टॉपिक हैं जो सी-टेट के लिए एकदम इंपॉर्टेंट है, जिसमें फूड के बारे में हिमांशु जी ने बता दिया होगा, मटेरियल्स के बारे में भी आप पढ़ चुके हैं। लिविंग वर्ल्ड में एक इंपॉर्टेंट मेरा फेवरेट टॉपिक है, और कई बार उसी के क्वेश्चन में गलत करती आई हूँ आज तक, तो मैं आपको बता दूं, साइंस में मैं अक्सर लिविंग वर्ल्ड में मैंने हमेशा सेल का जो सेक्शन है, सेल जिसमें माइटोकॉन्ड्रिया, कोशिका विभाजन, ये सारी चीजें आती है ना, इसको एकदम याद करना है आपको। वो क्वेश्चन सेल का आएगा ही आएगा, प्रश्न लिख के रखिए उसको। सेल वाला चैप्टर आता ही है, और सेल वाला जो पीपीटी है एकदम ध्यान से देखिए और उसको पढ़ना ही है। ह्यूमन बॉडी के जो क्वेश्चन आते हैं ना, हम जनरली अपने बॉडी से कनेक्टेड हैं, डेली हम बातचीत करते हैं, तो बॉडी वाले क्वेश्चन हम सही करते हैं, लेकिन सेल जो सबसे इंपॉर्टेंट है उसको हम पढ़ना भूलते हैं, तो सेल को जरूर याद करें। लाइट वाला अगर सेशन नहीं हुआ है तो लाइट वेट की पीपीटी मेरे पास है, मैं पीपीटी डाल दूंगी आपके पास, आप पीपीटी देख लीजिएगा, ठीक है। तो साइंस में ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है, मैं फिर से रिपीट कर दे रही हूँ, फूड, मटेरियल्स, लिविंग वर्ल्ड, ह्यूमन बॉडी, फोर्स एंड मोशन, इलेक्ट्रिसिटी, लाइट, एनवायरमेंट, साइंस, पेडागोजी, ठीक है। अब नेक्स्ट हम देखेंगे एसएसटी का मास्टर ट्रिक क्या है, ठीक। और थोड़ा लंबा होगा तो भी मुझे बताएंगे, मैं थोड़ा शॉर्ट करूंगी इसको, है ना, क्योंकि क्वेश्चन भी है नीचे। अब देखिए एसएसटी में मास्टरली क्या देखता है, हमारा समाजशास्त्र कहें या सामाजिक विज्ञान कहें, पास्ट, पहले पास्ट को, भूत में क्या हुआ काम, फिर प्लेस को, स्थान को, पीपल, व्यक्ति कौन कौन थे, सोसाइटी को, ठीक है, इसको देखता है। जिसमें 4 फॉर्म में देखते हैं इसको, हिस्ट्री, जियोग्राफी, सिविक्स और इकोनॉमिक्स, ठीक है, 4 भाग में, हिस्ट्री, जियोग्राफी, सिविक्स और इकोनॉमिक्स। हिस्ट्री में क्या रहेगा, व्हाई, हाउ, नाउ, नॉट जस्ट व्हेन, ठीक है, ये रहेगा हिस्ट्री में, व्हाई, हाउ, कैसे हुआ। जियोग्राफी में क्या रहेगा, मैपिंग रहेगी, एनवायरमेंट रहेगा, रिसोर्सेस रहेंगे, मतलब वाटर रिसोर्सेस हैं या खनिज रिसोर्सेस हैं, ये रहेगा जियोग्राफी में। सिविक्स में क्या रहेगा, डेमोक्रेसी, समाज, राइट्स, ड्यूटीज रहेंगी, ठीक है। आई होप समझ रहे हैं आप लोग, शांत है तो, अगर आप समझ रहे हैं तो हम दिखा सकते हैं मेरे को, फिर मैं रिपीट नहीं करूंगी, ठीक ठीक। इकोनॉमिक्स में क्या रहेगा, नीड्स, हमारी जो आवश्यकता है, रिसोर्सेस रहेंगे, प्रोडक्शंस रहेगा, ये रहेगा। 4 फॉर्म में आप लोग समझिए एसएसटी है ना, 4 फॉर्म में, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, सिविक्स और इकोनॉमिक्स। हिस्ट्री में व्हाई, हाउ, नॉट जस्ट व्हेन, ज्योग्राफी में मैप, एनवायरमेंट, रिसोर्सेज, सिविक्स में डेमोक्रेसी, राइट्स, ड्यूटीज, इकोनॉमिक्स में नीड, रिसोर्सेज और प्रोडक्शन, ठीक है। अब पेडागोजी में देखते हैं क्या है, क्या चीज नहीं देखना है हमको, नहीं, केवल डेट याद नहीं करनी है और केवल लेक्चर को नहीं देखना है, हमको देखना क्या है, ये देखिए, चारों के हिसाब से इसमें लिखा है, मैप वर्क देखना है,
सोर्सेस देखना है, डिस्कशन देखना है, डिबेट देखना है, प्रोजेक्ट देखना है और क्रिटिकल थिंकिंग देखना है। ये एसएसटी में। अब इसके ट्रिक्स क्या क्या है? चलिए इस ट्रिक्स को मैं स्किप कर रही हूँ, थोड़ा लंबा हो जाएगा ये। अब देखिए, ये देखिए, सीट एक लास्ट मिनट चीट सीट। मैं आप लोग के लिए चीटिंग करने का जुगाड़ बनाई थी, लेकिन आज ही चेंज हो गया। सही में मैं आप लोग के लिए चीटिंग करने का जुगाड़ बनी थी, लेकिन आज ही पता चला कि 1 महीना और बढ़ गया। मैंने सोचा आप लोग पर्चे लेकर आए और याद करें। कितने खुश है सबके सब भाई, हद खुश है। चलिए ठीक है, तो सीटेड लास्ट मिनट चीट शीट। अब आप देखें, चाइल्ड सेंटर्ड, टीचर सेंटर्ड एजुकेशन, एक्टिविटी, लेक्चर, अंडरस्टैंडिंग, रोट, इंक्लूजन, segregation, sorry, individual difference, same treatment। अपोजिट है ना, समझ में आ रहा है ना आपको? ये एक दूसरे के अपोजिट है, क्या क्या हो सकता है वर्सेस, ठीक है। चाइल्ड सेंटर, टीचर सेंटर्ड, एक्टिविटी, लेक्चर, अंडरस्टैंडिंग, रोट। एक मिनट ना, मैडम ने पूछा है रोट का मीनिंग क्या है। मैं एग्जैक्ट हिंदी मीनिंग उसकी सर्च करके आपको बता रही हूँ। रोट रट्टा है, रट्टा। रोट लर्निंग कहते हैं ना, रटते हैं जो, ठीक। रोट लर्निंग उसका एग्जैक्टली मीनिंग। इंक्लूजन, सेग्रीगेशन, ठीक है। इंडिविजुअल डिफरेंसेस, सेम ट्रीटमेंट। फीडबैक, पनिशमेंट। फॉर्मेटिव असेसमेंट, केवल फाइनल एग्जाम। रीजनिंग, केवल आंसर। अच्छा, रीजनिंग और केवल आंसर में क्या अंतर है? रीजनिंग क्या होता है और केवल आंसर क्या होता है? पैटर्न, सही बोल रहे हैं, स्टेप बाय स्टेप तर्क करना। वेरी गुड, वेरी गुड। केवल आंसर पुट अप कर देना, अपोजिट है। एक्सप्लोरेशन, डायरेक्ट इंफॉर्मेशन, एक्सप्लोर करना और हम डायरेक्ट इंफॉर्मेशन दे देते हैं। मल्टीपल मेथड्स, वन फिक्स्ड मेथड, अपोजिट है ना ये पूरा। एरर, लर्निंग अपॉर्चुनिटीज। क्या पूछ रहे हैं सर, आज कौन सा टॉपिक चल रहा है? हम ऑल सब्जेक्ट का शॉर्ट ट्रिक्स देख रहे हैं, ठीक है। अच्छा, लर्निंग, एरर और लर्निंग अपॉर्चुनिटीज क्या है, कोई बता सकते हैं? माइक ओपन है आपका, आप बोलना चाहे तो बोल सकते हैं। सब सब साइलेंट क्यों हो जाते हैं वही? देखिए, एरर करने के बाद हमको अवसर देना है, ठीक है। उसके बाद कंस्ट्रक्टिविज्म, क्या होता है? रचनावाद। लर्नर कंस्ट्रक्ट नॉलेज, सीखने वाला अपना नॉलेज खुद कंस्ट्रक्ट करेगा। वीपीडी, वायोटी। मोरल कोहलबर्ग, कॉग्निटिव डेवलपमेंट, पियाजे। रीइंफोर्समेंट, स्किनर। एलएसआरडब्ल्यू, लैंग्वेज स्किल। और मैथ्स का कंक्रीट, पिक्चोरियल, एब्स्ट्रैक्ट। ऑब्जर्व, एक्सप्लोर, कंक्लूड, ईवीएस एंड साइंस। बेस्ट आंसर है सबसे चाइल्ड फ्रेंडली, इंक्लूसिव और पेडागोजिकली एप्रोप्रिएट ऑप्शन, ठीक है। अब आपके पास है मिक्स एमसीक्यू, आपके पास है मिक्स एमसीक्यू
और अब आपको आंसर देना है। मैं सबको म्यूट करूंगी पहले, तब बोल देते हैं आप लोग, ठीक है। हमारे पास 30 प्रश्न हैं जो मिक्स्ड हैं। नेक्स्ट मैम लोग नेक्स्ट की क्लास में आज सिर्फ हमने बेस लिया है और सब्जेक्ट का कि क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। नेक्स्ट की क्लास में प्रॉपर सीडीपी के लिए मैं बनाने वाली हूँ जानवरों का चित्र, और साथ में हम पढ़ने वाले हैं एक साथ सबको, ठीक है। मैथ्स में भी कुछ इंपॉर्टेंट ट्रिक्स, साइंस में भी कुछ इंपॉर्टेंट, सेल्स में भी क्या पढ़ना है वो पढ़ेंगे हम, ठीक है। एक एक पेज सबका रहेगा और शॉर्टकट में आपको याद करना रहेगा, इजी फ्रीजी जो मैं डालती थी उसी के जैसा। अब हमारे पास 30 क्वेश्चंस हैं, तो लेट्स सी आप लोग क्या क्या बताते हैं। तो पहला प्रश्न है, एक बच्चा बार बार गलती कर रहा है, शिक्षक को क्या करना चाहिए? सबने सी दबा दिया, एकदम लॉक कर दी मैं सी ऑप्शन। गलती का कारण समझकर उचित फीडबैक देना चाहिए। नेक्स्ट, वायोत्स्की के अनुसार सीखने में सबसे महत्वपूर्ण है क्या है? सीखने में सबसे महत्वपूर्ण क्या है? सामाजिक अंतःक्रिया, ठीक। नेक्स्ट, पियाजे का सिद्धांत मुख्य रूप से संबंधित है, किससे संबंधित है? संज्ञानात्मक विकास से, ठीक है। लैंग्वेज लर्निंग में LSRW का सही क्रम क्या है? इसको पूछता है, ये कई बार आया है ये प्रश्न, हम मिस करते हैं। और लर्निंग और लिसनिंग में ऑप्शन कौन सा है? कई लोग बी बोल रहे हैं, कई लोग ए बोल रहे हैं। देखिए यहाँ भी कंफ्यूजन है, ठीक है। सो करेक्ट आंसर इज लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग, राइटिंग ना, ए, ऑप्शन ए। सी भी आ गया भाई, मतलब सिर कुछ जा रही, सी आ गया। तो ऑप्शन ही नहीं है। ठीक है, चलिए ठीक है, ठीक है, ठीक है, कोई बात नहीं, वो टाइप हो गया होगा हिंदी में। चलिए पांचवा क्वेश्चन है, भाषा की गलती को शिक्षक को किस रूप में देखना चाहिए? असफलता के रूप में, अनुशासनहीनता के रूप में, सीखने की प्रक्रिया का संकेत और बुद्धि की कमी। वेरी गुड, ये बहुत मतलब इजी क्वेश्चन है। आगे देखते हैं क्या क्वेश्चन आते हैं। मैथ्स में कंक्रीट, पिक्चोरियल, एब्स्ट्रैक्ट का क्या अर्थ होता है? पहले फॉर्मूला फिर एक्टिविटी, वस्तु चित्र प्रतीक संख्या, केवल टेक्स्ट बुक से सीखना, केवल मेंटल कैलकुलेशन। ऑप्शन बी, वेरी गुड, वस्तु चित्र प्रतीक संख्या, वेरी गुड। अब एक प्रश्न है, थोड़ा सा सोचिएगा। एक बच्चा आधा को समझ नहीं पा रहा है, सबसे उपयुक्त तरीका उसके लिए क्या होगा? आधा की परिभाषा रटवाना, उसे 20 बार लिखवाना, वस्तुओं को आधे भागों में बांटकर दिखाना, उसे होमवर्क देना। चलिए गुड, वेरी गुड, सी, वस्तुओं को आधे भागों में बांटकर दिखाना, जनरली जो हम प्रैक्टिकल में करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, ईवीएस शिक्षण का सबसे अच्छा प्रारंभिक स्रोत क्या हो सकता है? केवल टेक्स्ट बुक, बच्चे का अपना अनुभव, केवल डिक्शनरी, केवल टीचर्स लेक्चर। बच्चे का अपना अनुभव, वेरी गुड। नेक्स्ट, अब इसको ध्यान से देखिए। साइंस में हाइपोथेसिस के बाद सामान्यतः क्या किया जाता है? क्या किया जाता है साइंस में? चलिए बताइए, याद होगा आपको तो बताइए। तो पूरा पढ़े हैं तो याद हो गया है। हाइपोथेसिस के बाद क्या होता है? एक्सपेरिमेंट और इन्वेस्टिगेशन, वेरी गुड। नेक्स्ट, सोशल साइंस में इतिहास पढ़ाते समय सबसे प्रभावी तरीका क्या होगा? क्या होगा सबसे प्रभावी तरीका? ऑप्शन बी, वेरी गुड, बस स्पीड में जाएंगे हम। इंक्लूसिव एजुकेशन का उद्देश्य क्या है? करेक्ट, करेक्ट,
सभी बच्चों को साथ सीखने का अवसर देना। यदि किसी प्रश्न में ऑलवेज और नेवर जैसे शब्द हों, यदि किसी प्रश्न में ऑलवेज एंड नेवर जैसे शब्द हो तो तुरंत वही ऑप्शन चुनना चाहिए, उसे ध्यान से जांचना चाहिए, उसे हमेशा सही मानना चाहिए, उसे हमेशा गलत मानना चाहिए। क्या करना चाहिए? उसे ध्यान से जांचना चाहिए। फॉर्मेटिव असेसमेंट का मुख्य उद्देश्य क्या है? सीखने के दौरान सुधार, ये बी ऑप्शन ही है। चलिए ये क्वेश्चन पूछती हूँ मैं। स्किनर का सिद्धांत मुख्यतः किससे संबंधित है? रीइंफोर्समेंट, मोरल रीजनिंग, कॉग्निटिव स्टेज, लैंग्वेज एक्विजिशन। गुड, वेरी गुड, नाइस। स्किनर रीइंफोर्समेंट है ना। रीडिंग कंप्रिहेंशन में सबसे उपयोगी स्ट्रेटेजी क्या है? पूरा पैसेज बिना प्रश्न देखे पढ़ना, केवल कठिन शब्द याद करना, क्वेश्चन के कीवर्ड्स खोजकर पैसेज से एविडेंस लेना, केवल पहला पैराग्राफ। सभी क्या करते हैं? पहले प्रश्न देखते हैं, फिर उसके बाद उत्तर को खोजते हैं, है ना। हम लोग ऐसे करते हैं ना, पहले प्रश्न देखेंगे, उसके बाद पैसेज तो पढ़ना ही नहीं है, प्रश्न को देखें और तुरंत उत्तर खोजना चालू, इसका मैचिंग किससे हो रहा है। भाई वो भी स्मार्ट है। इसी में तो एक सही करने के चक्कर में पूरा पांचों गलत हो जाता है, यही हड़बड़ी के चक्कर में। इसीलिए पैसेज को टाइम दीजिए, 5 क्वेश्चन रहते हैं। अगर एक क्वेश्चन गलत हुआ, जैसे गणित में भी एक प्रश्न रहेगा ना ABCDEFGH वाला, उसमें 5 क्वेश्चन रहेंगे, अगर थोड़ा सा ही मिस्टेक किए तो पांचों गलत हो जाएगा। ए के बगल में बी बैठा है, बी के बगल में सी बैठा है, गोल 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 करते करते पूरा गुड़ गोबर हो जाता है, ना। इसीलिए पूरा टाइम दीजिए। मैं तो मिनिमम टाइम दे रही हूँ आपको 3 मिनट। 5 क्वेश्चन जहां दिख रहे हैं, 3 मिनट का समय आप लोग जरूर दीजिए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। मैथ्स में बच्चों ने प्रश्न का अलग तरीका अपनाकर सही उत्तर निकाला, शिक्षक को क्या करना चाहिए? जी ठीक, चलिए बहुत अच्छे अच्छे जवाब आ रहे हैं, ये मैं पीपीटी में रखूंगी। क्वेश्चन नंबर 4, चाइल्ड को बदलने की बजाय टीचिंग स्ट्रेटेजी बदले किस दृष्टिकोण को दर्शाता है? चाइल्ड सेंटर अप्रोच, प्यूनिटिव अप्रोच, रोट लर्निंग, टीचर सेंटर अप्रोच। चाइल्ड सेंटर अप्रोच। चाइल्ड सेंटर अप्रोच को उल्टा देखें आप, चाइल्ड सेंटर अप्रोच का मीनिंग क्या होगा? चाइल्ड को बदलने की बजाय टीचिंग स्ट्रेटेजी को बदले। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, सी टेट में यदि प्रश्न पढ़िए ना, एकदम स्पेशल डिजाइंड प्रश्न है ये। सी टेट में यदि ऑप्शन सही लग रहे हो तो सबसे पहले क्या देखें? ऑप्शन की लेंथ, सबसे कठिन शब्द, क्वेश्चन में पूछे गए कॉन्टेक्स्ट और बेस्ट मोस्ट एप्रोप्रिएट अप्रोच, सबसे बड़ा ऑप्शन। और हम क्या, ये तो मैंने बनाया है आप लोग के लिए इसको स्पेशल। क्या देखना है हमको? सबसे बड़ा ऑप्शन, उपरोक्त में से सभी। हम करते हैं ना उपरोक्त में सभी, तुक्का। ऑप्शन की लेंथ ज्यादा बड़ी है, हाँ यही सही होगा। जिस शब्द का मतलब ही नहीं समझ में आ रहा, सबसे शब्द वही सही है। क्वेश्चन में पूछे गए कॉन्टेक्स्ट और बेस्ट मोस्ट एप्रोप्रिएट अप्रोच को आपको भरना है। नेक्स्ट, जीपीडी किससे संबंधित है? जीपीडी, जेडपीडी जिसको कह रहे हैं, ठीक है, वेरी गुड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मोरल डेवलपमेंट किसका सिद्धांत है? मोरल डेवलपमेंट किसका सिद्धांत है? मोरल डेवलपमेंट
बी भी आ रहा है, ठीक। मोरल डेवलपमेंट, ठीक है। कोयल बर्ग हमने पढ़ी आज, पोलर कोयल बर्ग को तो भूलेंगे ही नहीं हम लोग। बिल्ली, चूहा, ये इसको पूरा देखेंगे कौन कौन से जानवर से कौन कौन कनेक्टेड है, जानवरों के उससे याद कर लेंगे हम लोग, ठीक है। 28 एरर इज अ लर्निंग अपॉर्चुनिटी किस दृष्टिकोण के करीब है, किस दृष्टिकोण के करीब है बताइए। एरर इज अ लर्निंग अपॉर्चुनिटी, वेरी गुड, कंस्ट्रक्टिविस्ट, करेक्ट, सही है। लास्ट क्वेश्चन, नहीं बचा है 29 में सबसे अच्छा लर्निंग एनवायरनमेंट क्या है। रीजनिंग और प्रॉब्लम सॉल्विंग में बता देती हूँ, बहुत इजी क्वेश्चन है ये। अब देखो ये भी बनाया हुआ है, C-TET में सबसे मजबूत जनरल रूल क्या याद रखें बताइए। C-TET में सबसे मजबूत जनरल रूल क्या याद रखें। टीचर हमेशा सही है, बच्चे को केवल आंसर बताना चाहिए, बच्चे को सोचने, खोजने और समझने का अवसर देना चाहिए, हर गलती पर पनिशमेंट देना चाहिए, ठीक है। तो इसी प्रकार के क्वेश्चन आने वाले हैं आपके C-TET में, और इसी प्रकार से आपको सॉल्यूशन भी खोजने की आवश्यकता है। तो अभी मैं थोड़ा आपसे डिस्कस करना चाहूंगी, क्या क्या किस किस विषय में समस्या हो रही है, ये मैं जानना चाहती हूँ आपसे। किस किस विषय में क्या क्या समस्या हो रही है और क्या पढ़ने की आवश्यकता है, वो मैं पूछना चाह रही हूँ आपसे। तो आप लोग माइक ऑन कर देती हूँ, मैं एक एक करके बोलें। सबसे पहले मैं रिकॉर्डिंग ऑफ कर रही हूँ, उसके बाद कर रही हूँ, ठीक है।